हम सब लोग जानते हैं कि हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और आज हम इसी पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात, जो हेयर फॉल होता है वो मेल और फीमेल में जो उनके कारण होते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं। इसीलिए जो मेल पैटर्न हेयर लॉस होता है या मेल में जो हेयर लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट और फीमेल पैटर्न जो हेयर लॉस होता है या फीमेल्स में सबसे कॉमन जो हेयर फॉल्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट कुछ डिफरेंट होता है क्योंकि रीजंस भी डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर ये हेयर ग्रो कैसे करते हैं, कैसे वो लंबे होते हैं और आखिर ये बढ़ते बढ़ते एक लेंथ तक जाकर रुक क्यों जाते हैं। क्यों नहीं ये इतने लंबे होते चले जाते हैं पूरी जिंदगी, अगर इनको ग्रो होना है तो इतने लंबे क्यों नहीं हो पाते जितना कई फीमेल्स चाहती हैं। इसका रीजन ये है कि जो हेयर का ग्रोथ होता है इट इज डिवाइडेड इन सर्टेन फेजेस। तो एनाजन एक फेज होती है जिसमें सबसे ज्यादा हेयर ग्रो करता है, लाइक ग्रोथ फेज इसी को बोलते हैं हम लोग कि सारे हेयर्स जो ग्रो करते हैं इसको एनाजन फेज बोलते हैं। जो एनाजन फेज होती है वो सबसे लंबी फेज होती है, सो बहुत वेरी करती है, 2 to 3 ईयर्स से स्टार्ट होके एंड इट गोज अप टू 8 ईयर्स या उससे कुछ बहुत एक्सेप्शनल लोगों में लंबी होती है। तो जितने साल का एनाजन फेज है उतने साल तक एक बाल है वो आपका ग्रो करेगा और लंबा होगा, उसके बाद उसको गिरना ही गिरना है। तो जो लोग कहते हैं कि हमारे बाल तो पहले कभी झड़ते ही नहीं थे और अभी अचानक झड़ने लगे हैं, तो उनको आई जस्ट वांट टू टेल देम कि सम सॉर्ट ऑफ हेयर फॉल कंटिन्यूज इन अवर लाइफ। और ये जो बाल होते हैं अराउंड 50 to 100 हेयर फॉल तक, इसीलिए बोलते हैं कि 50 to 100 हेयर फॉल इन अ डे इज वेरी मच नॉर्मल। लाइक 50 बाल 100 बाल आपके डेली गिर सकते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल है अगर आपकी डेंसिटी मेंटेन्ड है तो, राइट। ये इसीलिए होता है क्योंकि हर बाल एनाजन फेज में जाने के बाद एक कैटाजन फेज में जाती है और टेलोजन फेज में जाती है और उसके बाद उसको गिरना होता है उस बाल को, तब जाकर वापस एक नया बाल वहां पर उगता है और वो फिर लंबा होता है अगले कई सालों तक। ये जो एनाजन की जो फेज होती है उसके जो लंबाई होती है वही अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि जो फीमेल्स चाहती हैं कि मेरे बाल सिर्फ कंधों तक आते हैं या लंबे जाते हैं, तो वो डिसाइड इसी से होता है कि एनाजन फेज कितनी लंबी है और कितने लंबे बाल अल्टीमेटली आपके बन पाएंगे या ग्रो कर पाएंगे। अब हम आते हैं सबसे कॉमन रीजन क्या होता है हेयर फॉल का और क्यों होता है हेयर फॉल। ज्यादातर केसेस में हेयर फॉल जो होता है चाहे वो मेल में हो या फीमेल में हो, इसका सबसे मेन रीजन होता है हार्मोन्स की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया कहते हैं और ये हेरिडिटरी होता है, यानी आपके जीन्स में होता है, आपके जो जेनेटिक जिसको बोलते हैं उस रीजन से होता है और सबसे बड़ा कारण यही होता है। और इसको ट्रीट करना भी सबसे मुश्किल होता है क्योंकि हार्मोन्स को आप बॉडी से हटा नहीं सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी इसीलिए लंबा चलता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम द हार्मोन्स देयर आर मेनी अदर कंडीशंस व्हिच लीड टू हेयर फॉल। उसमें से एक है थायराइड, स्पेशली फीमेल्स में थायराइड की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होना बॉडी में, स्पेशली फीमेल्स में आयरन की कमी हमने देखी है कई फीमेल्स में। उसके अलावा जो कमी होती है विटामिन डी की कमी से भी हेयर फॉल होता है और उसके अलावा भी कई सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम हेयर फॉल होता है, वो थोड़ा डिफरेंट हेयर फॉल होता है, उसको टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं हम। और लंबी बीमारी होना जैसे मलेरिया हो जाना या टाइफाइड हो जाना, हेपेटाइटिस हो जाना, इस तरीके की लंबी बीमारियों में भी हेयर फॉल होता है। इसके अलावा कुछ केसेस में हेयर फॉल ऑटो इम्यून डिजीजेस से भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीजेस वो होती हैं जिसमें आपकी बॉडी की खुद की सेल्स ही हेयर फॉलिकल को या हेयर की जो बनाने वाली स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रक्शन कर देती है और इसमें मेनली एलोपेशिया एरिएटा आता है, जिसमें आपने देखा होगा राउंड या ओवल एक स्पेस खाली हो जाता है आपकी बियर्ड में या स्कैल्प पे, और ये भी एक कॉमन टाइप का हेयर फॉल है। और बाकी और कई सारी वैरायटी होती है हेयर फॉल की, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन पाए जाने वाले हेयर फॉल्स के टाइप्स हैं। एक कॉमन क्वेश्चन होता है क्या डैंड्रफ की वजह से भी हेयर फॉल होता है, तो यस देयर कैन बी टेम्परेरी हेयर लॉस ड्यू टू डैंड्रफ, बट यस दिस इज नॉट परमानेंट and it is reversible
एंड आप जो जो इचिंग होती है जो स्कैल्प में डैंड्रफ की वजह से, उसकी वजह से आप अगर उसको वहाँ आप खुजली करते हैं, वहाँ पर आप नाखूनों से उसको डैमेज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके हेयर लॉस हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ नॉट मेजर कॉज ऑफ हेयर लॉस और परमानेंट नहीं होता है। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, क्या स्मोकिंग से और टॉबैको लेने से आपका हेयर फॉल इंक्रीज होता है? आंसर इज वेरी मच यस। और जो आपका स्मोकिंग होता है, जो टॉबैको लेने से बॉडी में निकोटिन की एक क्वांटिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और निकोटिन बढ़ने से बॉडी में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हैम्पर होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। और बिकॉज वो स्कैल्प में भी रिड्यूस होगा ब्लड सर्कुलेशन, ओवरऑल बॉडी के लिए स्मोकिंग इंजरियस है, दैट एवरीवन ऑफ अस नो अबाउट इट। एंड उस वजह से जो सर्कुलेशन का रिडक्शन होता है, जो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है स्कैल्प की, उस वजह से हेयर फॉल होता है। और एक रीज़न ये भी होता है कि जो निकोटिन होता है जो स्मोकिंग और टोबैको में, उसकी वजह से आपका एंड्रोजन का जो सिक्रेशंस है बॉडी में, लाइक जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह, उसका थोड़ा सा बढ़ जाता है सिक्रेशन। और वो अगेन अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया की प्रॉब्लम है तो उसको वर्सन करेगा, तो वो कंडीशन एग्जीग्रेट हो जाएगी, वो वर्सन हो जाएगी और अल्टीमेटली आपका हेयर फॉल इंक्रीज हो जाएगा। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू टू विड्रॉ और जस्ट स्टॉप स्मोकिंग, या जितना हो सके रिड्यूस करिए। वो आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपके बालों के लिए भी अच्छा है। एक क्वेश्चन ये भी आता है मेरे पास कि क्या जो डाइटिंग करते हैं हम स्पेशली वेट रिडक्शन के लिए, क्रैश डाइटिंग या मोनो डाइट और बहुत सारी तरह की टर्म्स हैं इसमें, तो क्या उससे हेयर फॉल होता है? 100% इससे काफ़ी हेयर फॉल होता है। और बिकॉज आपके जो न्यूट्रिशंस होते हैं बॉडी में, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशंस होते हैं, उनकी कमी हो जाती है। बिकॉज जब आप कोई पर्टिकुलर एक टाइप का ही फूड लेते हैं और बाकी सारे फूड्स को आप अवॉइड करते हैं, तो आपके न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं बॉडी में, वो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और आपके हेयर्स के लिए भी ठीक नहीं है। तो आई वुड रदर सजेस्ट कि आप ऐसा टाइप का डाइट लें, इस तरीके का डाइट लें कि सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएं और आपका वेट कंट्रोल भी हो जाए। थोड़ा एक्सरसाइज पे ज़्यादा जोर दें साथ में, और इस तरीके से आप वो करेंगे, आपका जो वेट मैनेजमेंट का जो भी प्लान है, तो आपको ज़्यादा हेल्दी वे में आपका वेट लॉस होगा। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, फैट, इनका कुछ एक इस तरीके का कॉम्बिनेशन। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट अ न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। वो आपको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से वेट लॉस किया जाना चाहिए हेल्दी तरीके से। एक क्वेरी हमेशा हमारे पास ये आती है कि जब बाल गीले होते हैं तो क्या कॉम्बिंग करना चाहिए, क्या तब कंघा करना चाहिए? सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, जब बाल गीले होते हैं तो क्या होता है कि आपके हेयर्स एक स्ट्रेच कंडीशन में होते हैं, स्वॉलन कंडीशन में होते हैं। मतलब जैसे एक रबर बैंड है, वो एक तरीके से आपका खींचा हुआ है, और जब रबर बैंड खींचा हुआ होता है तो उसकी फ्रेजिलिटी यानी टूटने की जो संभावनाएं होती है वो ज़्यादा होती हैं। उसी तरीके से जब बाल गीला होता है तो उसके भी टूटने के, ब्रेकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जड़ से या फॉलिकल जो होता है हेयर का स्किन के अंदर, वहाँ से गिरने की संभावनाएं नहीं होती है जब बाल गीला होता है, लेकिन जो हेयर का स्ट्रैंड है वो बीच में से ब्रेक हो सकता है उस टाइम पे। सो ट्राई टू अवॉइड द कॉम्बिंग व्हेन हेयर्स आर वेट। जब थोड़े बाल सूख जाए, वो भी बहुत ज़्यादा टॉवल से आप रगड़ कर इस तरीके से ना उसको सुखाएं, बालों को हल्का प्रेस करके और सुखाने की कोशिश करें। थोड़ी लाइट जो आप ब्लोअर से एयर भी थ्रो कर सकते हैं, लेकिन दैट एयर हैज़ टू बी इसको बहुत ज़्यादा गर्म मोड पे मत रखना, बहुत ज़्यादा हीटिंग मोड पे मत रखना। मिनिमम जो हीटिंग है उसके साथ आप जो ब्लोअर को यूज़ करेंगे, देन आपके हेयर अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, एंड देन यू जस्ट कॉम्ब इट। दिस इज द सेफेस्ट वे टू कॉम्ब योर हेयर्स। एक और बहुत कॉमन मिथ है जो सोसाइटी में लगभग हर आदमी इस चीज़ को मानता है कि अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है और आप अपने स्कैल्प पे ज़ीरो मशीन यानी पूरा ट्रिम कर दें या उसको शेव ऑफ कर दें सारे हेयर्स को, तो आपका हेयर फॉल ख़त्म हो जाता है।
जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। अगर हेयर अपने फॉलिकल से यानी अपनी जड़ से वीक है तो वो गिरेगा ही गिरेगा। हाँ, आपको साइकोलॉजिकली आपको एक सपोर्ट मिल सकता है कि मेरे बाल नहीं गिर रहे हैं, बिकॉज अगर बाल बड़े होते हैं और गिरते हैं तो आपको नजर आते हैं आपके पिलोज पे, आपके बाथरूम में और कई जगहों पे। लेकिन जब बालों को ट्रिम कर दिया जाता है, वो छोटा सा हेयर अगर वहां नीचे गिरता है तो इट इज नॉट विजिबल। तो आपको साइकोलॉजिकली एक सपोर्ट मिलता है कि नहीं, मेरे बाल नहीं गिर रहे हैं। अदरवाइज जो हेयर अपने रूट से कमजोर हो चुका है, जो वीक हो चुके हैं जिसके फॉलिकल्स, वो बाल को गिरना ही गिरना है। और ये बस आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। इसलिए डोंट बी इन अ कंफ्यूजन और डोंट गो विद अ मिथ के पूरा ट्रिम करने से और उससे हेयर फॉल रुक जाएगा मेरा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।